अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हम लोग अब MJY01 आप लोगों का जो यह कोर्स है इसके अंतिम अर्थात चतुर्थ इकाई पर आज हैं। तो आज हम लोग चतुर्थ इकाई की चर्चा करेंगे जिसमें सृष्टि प्रलय दिक् भू इत्यादि विषय हैं। ठीक है, तो हम लोग सृष्टि से ही शुरू करते हैं। देखें, इस सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य समझने के लिए प्राचीन काल के हमारे ऋषियों ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के तपोबल के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, इसके अतिरिक्त आज जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वह अपनी थ्योरी जो है उपस्थित करते हैं। हमारे वहाँ शुरू से ही कहा जाता है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। यह जो पिंड में है, जो हमारे अंदर है, वही इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। ब्रह्मांड शब्द है वहाँ। ब्रह्मांड का अर्थ ही हो गया कि अंडाकृति का ब्रह्म का स्वरूप। तो अपने यहाँ सृष्टि उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें आपको विश्वकर्मा के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत, विराट पुरुष के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति, प्रजापति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, इसके अलावा हमारे ज्योतिषी आचार्यों भास्कराचार्य और सूर्य सिद्धांत के द्वारा जो सृष्टि का क्रम निरूपण किया गया है, और पुराणों के द्वारा जो आख्यान प्राप्त होते हैं। इसमें जो विश्वकर्मा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का विषय है, वहाँ वह कहते हैं कि जो यह सृष्टि है, यह परब्रह्म परमात्मा उत्पन्न करता है और वह सर्वप्रथम अपने गुणों को देव रूप में उपस्थापित करता है। तो वह जो देव रूप में उसके परब्रह्म के परमात्मा के जो गुण हैं वही व्यक्त होते हैं, सामने आते हैं, और वह विश्वकर्मा, विष्णु, इंद्र, सविता, अग्नि, वायु इत्यादि जो देव हैं उनके रूप में उपस्थापित होते हैं। और यही जो देव हैं यह सृष्टि के निर्माण में ब्रह्म के सहायक होते हैं। उनके द्वारा निर्देशित करने पर यह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। वहां पर एक विषय आता है कि वह कोई पदार्थ होगा जिस पदार्थ के द्वारा वह इन चीजों का निर्माण करते हैं। तो वह धूलिमेध नाम का पदार्थ जो है, दिव्य पदार्थ, उसी का उपयोग करते हैं। तो अंतरिक्ष धूलिमेध जो है उसी को आज के समय में हम लोग वैज्ञानिकों के द्वारा कॉस्मिक डस्ट के नाम से जानते हैं। तो वहाँ यह है कि यह प्रजापति जो है वह ब्रह्म के गुण हैं, उन्हीं के गुणों से यह उत्पन्न होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। इसके बाद विराट पुरुष का अस्तित्व आता है। वह विराट पुरुष जो है वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही वह परम पिता है, चाहे अव्यक्त जो शक्ति है वह है, जो इस संपूर्ण चराचर जगत का सृष्टि का निर्माण करता है। अब यह जो हमारा विराट पुरुष है, यह क्या करता है कि अपनी मन शक्ति से इन सब चीजों का निर्माण करता है, ऐसा वेद कहते हैं। इसके लिए कोई विशेष उसको प्रयोजन नहीं करना पड़ता,
वह अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त करता है, लीलाएं करता है और सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा वहां पर विचार आता है। फिर आता है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि। इसमें यह आता है कि सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और वह ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। अब हमारे यहाँ मुख्य रूप से हम लोग ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं उसकी चर्चा करें तो भास्कर जो हैं यह कहते हैं कि वासुदेव परब्रह्म, जो वासुदेव हैं परब्रह्म हैं, वह विराट पुरुष हैं। वह यहाँ वस्तुतः वह जो है सांख्य योग जो अपना है उसी के मत को स्वीकार करते हैं भास्कराचार्य। और सांख्य मत अपना क्या कहता है कि क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्याम, प्रकृति पुरुष के क्षुब्ध होने से, उनके सम्मिलन से ही यह संपूर्ण सृष्टि निर्मित होती है, ऐसा हमारा सांख्य कहता है। और इसी मत को अपने भास्कराचार्य भी स्थापित करते हैं। तो वही वह कहते हैं कि वासुदेव जो है परब्रह्म है और उनके द्वारा प्रकृति उत्पन्न होती है। तो एक पुरुष हो गए परब्रह्म और प्रकृति उत्पन्न हुई, और प्रकृति और पुरुष के संकर्षण से, उनके सम्मिलन से क्या होता है कि महान की उत्पत्ति होती है, और वही महान से अहंकार की उत्पत्ति होती है, जिसको अनिरुद्ध कहते हैं। अब यहां तक यह जो तीन उत्पत्तियां होती हैं यह दैवीय हैं। यह कोई ऐसे तत्व हैं जिनको सामान्य शब्दों से समझना कठिन है। प्रकृति, पुरुष, पुरुष तो परब्रह्म हो गया, प्रकृति कोई एक तत्व है और उन्हीं प्रकृति और पुरुष के संक्षुब्ध होने से महान और अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसके बाद इन तत्वों से तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है, सत्व, रज और तम। अब इसमें सत्व, रज और तम, यह जो तीनों गुण हैं यही मुख्य रूप से जो हमारा यह भौतिक संसार है, भौतिक सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति के मूल कारण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व से देवगण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सत्व तत्व जो है उससे सभी देवगण उत्पन्न होते हैं, और जो भी ब्रह्मांडीय अन्य पदार्थ हैं वह उत्पन्न होते हैं, दिशाएं, वायु, अग्नि। तो यह देव रूप में भी हैं और पदार्थ रूप में भी हैं। तो यह सभी सत्व गुण से उत्पन्न होती हैं। रज गुण से जो है इससे क्या होता है कि हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं वह बनती हैं, उत्पन्न होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। यह जो 11 आपके इंद्रियां हैं वह रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। उसके बाद जो तामस गुण है, तमोगुण, उससे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। वह पंच तन्मात्राएं जो हैं पंच महाभूतों की शक्ति हैं। पंच तन्मात्राएं आपका शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। यह जो आपकी पंच तन्मात्राएं हैं, यह पंच तन्मात्राएं जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हीं के मूल तत्व हैं। तो इन पंच तन्मात्राओं से इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार यह सृष्टि चलायमान हो जाती है। यह भास्कर के द्वारा कहा जाए। फिर उसके बाद सूर्य सिद्धांत अपना जो है वह कहते हैं कि वहां सृष्टि का जब निरूपण करते हैं तो वह कहते हैं वासुदेव परम ब्रह्म तन्मूर्ति पुरुषः परः अव्यक्तो निर्गुणः शांतः पंचविंशात् परो अव्ययः। वह जो वासुदेव है, परब्रह्म है, जो अव्यक्त है, उसके द्वारा
अपनी एक मूर्ति, वह अव्यक्त है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, तो वह अपना एक स्वरूप प्रकटित करता है और उसके द्वारा 25 जो तत्व हैं, पंचविंशत परो अव्यय, उन 25 तत्वों की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है। अब यही 25 तत्वों के बाद क्या होता है कि प्रकृति अंतर्गतो देवो बहिरंतश्च सर्वगः संकर्षणो अपः सृष्ट्वादौ तासु वीर्यम अवासृजत। सर्वप्रथम आपकी जल की उत्पत्ति होती है और उस जल में वह जो विराट पुरुष है वह अपना तेज, अपना जो तेज है उस तेज को स्थापित करता है। वह तेज क्या है? हिरण्यगर्भः। वह हिरण्यगर्भ है। आपके वेद में भी इसकी चर्चा आती है और वहां करते हैं कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्याम उतेमाम कस्मै देवाय हविखा विधेम। तो वह जो विराट पुरुष है वह क्या करते हैं कि अपने तेज को वह जल में स्थापित करते हैं, तो वह एक बहुत विशाल अग्नि का गोला होता है। और यही वस्तुतः जो विस्फोट का सिद्धांत है वह है। वही अग्नि का गोला जो हिरण्यगर्भ है वह विस्फोट करता है और यह संपूर्ण चराचर जगत निर्मित होता है। अब उसमें क्या होता है कि जो यह हिरण्यगर्भ है यह विस्फोटित होता है, तो पहले तो आप क्या आ गए? विराट पुरुष परब्रह्म, और वह जो है जो विराट अग्नि का गोला है उसको उत्पन्न करते हैं, जिसको सूर्य के नाम से कहते हैं, अनिरुद्ध कहते हैं। यह सूर्य नहीं, वह महान सूर्य अलग है। तो उससे फिर ब्रह्मा होते हैं और उससे ये क्या कहते हैं 25 तत्व उत्पन्न होते हैं और उसके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। पुराण जो हैं वह इसकी बहुत व्याख्या करते हैं। ठीक है। लेकिन वह चूंकि बहुत व्यापक हैं और उनके द्वारा जो सृष्टि का सिद्धांत है वह आख्यान से भरा हुआ है, तो उसको कह पाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वह बहुत सारी कथाओं के आधार पर है। लेकिन पुराण जो है उसका जो गुण है उस गुण में कहा गया है कि प्रथमम सर्गः प्रथमम महतः सर्गो द्वितीयो ब्रह्मण नहीं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराण के जो लक्षण है उसमें पहला लक्षण है सर्ग, और यही सर्ग जो है वह सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसके अलावा जो आधुनिक सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांत हैं यह तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत से सिद्धांत हैं। बिग बैंग है, आपका महाविस्फोट का सिद्धांत है। तो यह महाविस्फोट इत्यादि का सिद्धांत ये आपका जो सूर्य सिद्धांत का मत है इसी के अनुकूल हम लोग पाते हैं। यह हो गया हम लोगों की सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांत। इसके बाद सृष्टि के बाद आपका प्रलय, पृथ्वी। अब पृथ्वी पर आ जाए हम लोग। तो जब यह सृष्टि उत्पन्न होती है आपके तमोगुण से तन्मात्राएं और उनसे आपके पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी है। सौरमंडल में सौरमंडल उत्पन्न होता है और पृथ्वी है। पृथ्वी जो है इसका जो भौतिक स्वरूप है यह तो वर्णित है ही, आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी इसका माप इत्यादि, और अपने यहाँ भी इसके माप, व्यास, मान इत्यादि, परिधि इत्यादि वर्णित है। अब पृथ्वी के संबंध में कुछ बातें जो हमारे ज्योतिष के द्वारा कही गई हैं उनको जान लेना आवश्यक है आप लोगों को। सर्वप्रथम तो जो हम लोगों का सौर परिवार है इसके केंद्र में
हम लोग पृथ्वी को रख करके गणना करते हैं और सूर्य को अन्य ग्रहों के साथ, जबकि वास्तविक स्थिति में इसके विपरीत है। सूर्य केंद्र में है, स्थिर है, और पृथ्वी चलायमान होकर के अन्य ग्रहों के साथ है। परंतु ऐसा है कि हमारे आचार्यों का को इसका ज्ञान है, और वहाँ भास्कराचार्य लिखते हैं कि भूमिर मध्य खलु भवलयम, भूमिर मध्य खलु भवलयम यतः स्यात् यस्मिन्, भूमिर मध्य खलु भवलयम यतः स्यात् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्ये। तो यह जो सौर परिवार है, यह जिस मार्ग में भ्रमण करते हैं, कक्षा वृत्त में भ्रमण करते हैं, उनका केंद्र भू केंद्र नहीं है, यह स्पष्ट कहते हैं। और इसी कारण आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो जो ग्रहों के स्पष्टीकरण में आपको वो मंदफल और शीघ्रफल का साधन करना पड़ेगा। तो मंदफल और शीघ्रफल की उत्पत्ति इसी कारण हुई क्योंकि पृथ्वी को हम लोग केंद्र में कहते हैं और गणित करते वक्त ये जानते हैं कि वह केंद्र में नहीं है। तो जो दूरी उत्पन्न होती है दोनों के मध्य, केंद्र और केंद्र में न होने के कारण, उसके कारण यह कक्षा मार्ग जो है वह एलिप्स बन जाता है। वृत्ताकार कहा है लेकिन वह एलिप्स बन जाता है, दीर्घ वृत्त बन जाता है, जिसको अंडाकार कह सकते हैं। तो दीर्घ वृत्त हो जाने के कारण वहां पर अंतर आ जाता है, और वही जो अंतर आता है वही आपका शीघ्रफल और मंदफल है। तो वह वहां आपको बताया जाए। तो हमारे आचार्य इसको जानते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट भी सबसे पहले ही अपने वहां कह देते हैं कि अनुलोम गतिर नस्थ पश्यत चलम विलोम गम यत्वत् अचला निभानी तद्वत् संपश्चिम गा नीलंकायाम। तो यह पृथ्वी स्थिर नहीं है, चलती है अपनी धुरी पर, ऐसा वह स्पष्ट कर देते हैं। इसकी गति का माप भी बता देते हैं और साफ कर देते हैं कि प्राणे नैति कलाम भू, एक प्राण तुल्य समय में यह पृथ्वी एक कला दूरी चलती है। तो एक प्राण जो होता है लगभग 4 सेकंड आता है, आप जब गणित से करेंगे तो, और इसको आप जब 24 घंटे के हिसाब से निकालेंगे तो पूरा 360 डिग्री मिल जाएगा। 4 सेकंड में एक कला चलती है, तो 21,600 कलाएं टोटल होती हैं 360 डिग्री में। 4 से आप भाग देंगे तो निकल जाएगा, वह 24 घंटे में आ जाएगा। तो वह पृथ्वी के धुरी पर घूमने का स्पष्ट वहां वर्णन कर देते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का वर्णन में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई पृथ्वी चपटी दिखती है, लोग चपटी मानते थे, लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए भास्कराचार्य साफ लिखते हैं कि समा मुकुरोदर सन्निभा भगवती धरणी तरणी छिते। यदि पृथ्वी को आप मुकुरोदर की तरह, शीशे की तरह समतल मानेंगे तो नहीं हो सकता है। वहां कहते हैं कि भाई समतल दिखती क्यों है, तो वह कहते हैं कि समो यतः स्यात् परिधेः शतांशः पृथ्वी तो पृथ्वी नितराम तनीयान। यह जो कोई भी वृत्त हो, वृत्त की परिधि का 100वां हिस्सा, शतांश खंड ले लें तो आपको एक सीधी रेखा में दिखाई देगी। इसको उनसे भी पहले एक आचार्य कहते हैं कि वृत्तस्य षण्णवत्यंशो भागः दंडवत् परिदृश्यते। किसी भी वृत्त की परिधि का 96वां हिस्सा दंडवत हो जाता है, सीधा हो जाता है। इसीलिए, और पृथ्वी तो पृथ्वी नितराम तनीयान, पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, तत्पृष्ठ गतस्य कृत्स्ना। तो इसके ऊपर जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, यह इस पृथ्वी के माप के हिसाब से चींटी की तरह है, उससे भी छोटे हैं। तो हम लोग उसका 100वां क्या 1000वां हिस्सा भी नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम लोगों को समतल दिखती है पृथ्वी। इतना स्पष्ट वहां आचार्य कर देते हैं। फिर पृथ्वी के बारे में चर्चा आती है तो आपको वहां पे फिर आती है कि भाई यदि गोल है तो इस पर स्थिर कैसे है, कोई गोल पदार्थ पे कैसे स्थिर होंगे। तो चीजें इस पर है क्या, तो आचार्य वहां कहते हैं हाँ 2 चीजें। एक तो आकर्षण की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का वहां वर्णन कर देते हैं भास्कराचार्य। 14 लगभग आपके न्यूटन से 500-550 साल पहले भास्कराचार्य हैं,
और वह स्पष्ट लिखते हैं कि आकृष्ट शक्तिश्च महीतयायत क्षिप्तम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत् पततीव भाति समय समन्तात क्वपतत्वियम खे। 1114 में है भास्कर। तो वह कहते हैं कि आकृष्ट शक्तिश्च मही, पृथ्वी में क्या है, आकर्षण की शक्ति है। तयायत क्षिप्तम गुरुम स्वाभिमुखम, तो जो भी पदार्थ क्षिप्त किया जाता है, फेंका जाता है, उसको स्वाभिमुखम अपनी तरफ, स्वशक्त्या आकृष्यते अपनी तरफ अपने आकर्षण शक्ति से खींच लेती है। तत्पततीव भाति समय समन्तात क्वपतत्वियम के। तो यह आकर्षण का सिद्धांत भास्कर वहां पृथ्वी के बता देते हैं। फिर आता है आपका कि पृथ्वी की आधार परंपरा, भूम्याधार परंपरा जो है कि कक्षप पे, शेष पे या किसी अन्य चीज पे, त्रिशूल इत्यादि, ऐसे वर्णन, पौराणिक वर्णन उपलब्ध होते हैं। क्योंकि पुराणों का स्पष्ट मत, मैंने पहले ही आपको कहा कि वहाँ आख्यान है, आख्यान के रूप में सामान्य जन को समझाने के लिए उसको किया गया है, तो उसके पूर्ण अर्थ को समझना कठिन है और शाब्दिक अर्थ को लेना उचित नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य भास्कर स्पष्ट कर देते हैं कि पृथ्वी की जो आधार परंपरा है वह नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह कहते हैं कि मूर्तो धरता चेत धरित्र्या ततो अन्यः तस्याप्यन्यस्यैव मत्रानवस्था अन्ते कल्प्या चेत स्वशक्ति किमाद्य किम नो भूमेः साष्ट मूर्तेश्च मूर्ति। वह कहते हैं कि यदि आप किसी मूर्ति को, किसी वस्तु को, किसी चीज को आप मान लेते हैं कि पृथ्वी का वह आधार है, पृथ्वी को धारण किए हुए है, पृथ्वी को रोका हुआ है, तो फिर क्या होगा, उस शक्ति, उस वस्तु को रोकने के लिए कोई दूसरी चीज होगी, उसको रोकने के लिए दूसरी चीज होगी, और इस प्रकार अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। मतलब इसका अंत ही नहीं होगा, एक चीज को रोकने के लिए दूसरा, दूसरे को रोकने के लिए तीसरा। तो कहते हैं कि अंत में आप जाकर रुकोगे कहां, तो अंत में जाकर के आप कहोगे कि भाई इन सभी चीजों को परमात्मा ने अपनी शक्ति से धारण किया हुआ है, रोका हुआ है। तो वह कहते हैं कि किम नो आद्य शास्त्र मूर्तिश्च मूर्ति, तो शुरू में ही क्यों नहीं मान लेते हो कि जो वह परमात्मा की शक्ति है वह पृथ्वी में है, और पृथ्वी खुद अपनी शक्ति से रुकी हुई है इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में। तो ऐसा पृथ्वी का वर्णन वह स्पष्ट कर देते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का आप अन्य, हाँ, हम लोग कर रहे थे कि भाई पृथ्वी पर स्थिर कैसे रहेंगे जब यह गोल है और चल है, तो वह कहते हैं कि सर्वतः पर्वताराम ग्राम चैत्य चयश्चितः कदम्ब कुसुम ग्रंथि केसर प्रसरैरिव। अर्थात जिस प्रकार आप कदम्ब का फल देखते हैं और कदम्ब के फल पे उसकी केसर, उसके वो दाने निकले रहते हैं चारों तरफ, उसी प्रकार सर्वतः पर्वता राम ग्राम चैत्य चयश्चितः, इस पृथ्वी पर सभी चीजें, वह पर्वत हो, भवन हो, वृक्ष हो, चाहे जो भी हो, मनुष्य हो, यह सभी पृथ्वी से उसके आकर्षण के कारण बंधे हुए हैं और उससे चारों तरफ उसी केसर की तरह निकले हुए हैं। यह पृथ्वी पर स्थिति की चर्चा वहां कर देते हैं। इसके अलावा अब यह भूमि हो गया आपका, फिर सृष्टि, भूमि और दिक। तो देखें, दिशाओं का साधन एक बहुत प्रमुख विषय हो जाता है ज्योतिष में, क्योंकि दिशा का साधन आज तो सबसे आसान है, कंपास यंत्र है, आप लीजिए, आपको पता चल जाता है। लेकिन प्राचीन काल में या पूर्व के काल में जब कंपास नहीं था, तो सटीक दिशा का ज्ञान करना अत्यंत कठिन विषय था। सटीक दिशा के ज्ञान से मेरा तात्पर्य है कि भास्कर कहते हैं कि यत्रोदितोर्कः किल तत्र पूर्वा, जहां पे सूर्य उदित होता है वह पूर्व है, और
जहाँ पे अस्त होता है वह पश्चिम है, यह तो स्पष्ट है। लेकिन हम लोग सूर्य को उदित और अस्त कहाँ देखते हैं? तो क्षितिज पर। क्षितिज है आकाश और पृथ्वी जहां एक दूसरे से संलग्न होती हैं, मिलती हैं, इसको हम क्षितिज बोलते हैं। और वह बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। क्षितिज की लंबाई बहुत बड़ी होगी, आप जितना क्षेत्र देख पाएंगे कई किलोमीटर की। तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से वह कई किलोमीटर की का क्षेत्र आपके लिए पूरब हो जाएगा। लेकिन हमको किसी भूखंड, किसी स्थान विशेष पर चाहिए कि उसका वास्तविक दिशा क्या है, तो इसके लिए दिक् साधन की बहुत आवश्यकता थी। फिर इसी प्रकार जब ग्रह इत्यादि का वेध आप करेंगे, तो आजकल की तरह टेलीस्कोप तो था नहीं, तो जो यंत्र होते थे उन यंत्रों का माप इत्यादि वहां जो बनाया जाता था, वहां पर डिग्री आपको बनानी है, राशियां बनानी है छोटे से क्षेत्र में, तो वहां पर किस दिशा में यह है और किस दिशा में इसको जाना है, इसका ज्ञान करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान, वास्तविक उस स्थान विशेष, उस छोटे से क्षेत्र का दिशा का ज्ञान सटीक होना बहुत आवश्यक था। तो उसके लिए हमारे वहां दिक् साधन की पूरी परंपरा चली। तो वहां आता है कि शिला तले अम्बु संशुद्धे वज्रलेपे पिया वासमे इत्यादि पूरा श्लोक आता है। और वह कहते हैं कि भाई आप पहले तो जहां पर दिक् साधन करना है, जिस स्थान का आपको दिशा ज्ञात करना है, वहां पर आप जो थोड़े से स्थान को, थोड़े से जगह को समतल कर लीजिए। फिर वज्रलेप इत्यादि के द्वारा, सीमेंट इत्यादि के द्वारा उसको सुदृढ़ कर लीजिए, उस स्थान को एकदम समतल कर लीजिए। और जल प्लावन विधि के द्वारा उसका वो कर लीजिए, जो ऊंचा नीचा है वो बराबर कर लीजिए। उसके बाद तन मध्य स्थापयत शंकु, पहले तो एक अपनी इष्ट इच्छा अनुसार जितना बड़ा आप क्षेत्र बना लेते हैं, एक हाथ दो हाथ का, उसके हिसाब से एक वृत्त का निर्माण कर लीजिए। और उस वृत्त के केंद्र में एक शंकु को आरोपित कर दीजिए, एक शंकु गाड़ दीजिए। शंकु आप लोग समझ रहे होंगे, मैथ में कोण को शंकु कहते हैं हम लोग, कोण जो आकृति होती है, तो कोण को हम लोग शंकु यंत्र कहते हैं। और यह हम लोगों के वहां 12 अंगुल का हम लोग प्रयोग करते हैं, 24 अंगुल के भी होते हैं, 8 अंगुल की का शंकु भी आता है। लेकिन सामान्यतया प्रयोग में हम लोग शंकु यंत्र 12 अंगुल के माप का मानते हैं। तो वह कहते हैं कि एक उसके मध्य केंद्र में आप उस वृत्त जो बनाया उसके केंद्र में एक शंकु आरोपित कर लीजिए। और मध्य पूर्वाह्न काल में, यानी मध्याह्न के पूर्व, उस शंकु की छाया उस वृत्त की परिधि में जहां पे स्पर्श करे वहां पर बिंदु कर लीजिए, वह आपका पश्चिम हो जाएगा। और पूर्वाह्न काल में आप अपराह्न काल में उसके छाया को जहां स्पर्श करे उस परिधि को वहां कर लीजिए, वो पश्चिम हो गया। और इसकी रेखा को मिला करके और इससे 90 डिग्री के दूरी पे आपको, यानी वो जो परिधि वो व्यास हुआ उसका आधा कर लीजिए केंद्र तक, और उसको आप लीजिए परिधि पर जहां लग जाए वह उत्तर और दक्षिण दिशाएं हो जाएंगी। और तन मध्य तिमिना रेखा पूर्व पश्चिमा, तो उसके मध्य तिमिना रेखा मत्स्याकार रेखा के द्वारा, यानी जिसको आप चाप कहते हैं, उसके द्वारा आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप पूर्वाह्न करें, मध्याह्न काल में इसको करेंगे तो आपको उत्तर और दक्षिण दिशाएं वो द्योतित करेगा। क्योंकि सूर्य जो है या तो उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा। तो उत्तरायण होगा तो शंकु की छाया दक्षिण की तरफ जाएगी मध्याह्न काल में, और दक्षिणायन है तो शंकु की छाया उत्तर दिशा में जाएगी। और उससे आप उत्तर और दक्षिण पा गए तो पूर्व और पश्चिम निकाल लेंगे। तो यह दिक् साधन की विधि हमारे सभी सिद्धांत ग्रंथों में दी जाती है। और किसी भी स्थान विशेष का वास्तविक पूर्वादि दिशा क्रम जानना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यह हो गया हम लोगों का दिक् साधन। इसके अलावा दिक् और क्या था, काल। काल की सामान्य चर्चा यहाँ हम लोग कर लेते हैं, उसका सभी भेद इत्यादि की चर्चा अगले किसी चैप्टर में है आपके, तो करेंगे।
देखिए, हमारे यहाँ काल को स्पष्ट करते हुए सूर्य सिद्धांतकार लिखते हैं कि लोकानाम अंतकृत कालः कालो अन्यः कलनात्मकः स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। लोकानाम अंतकृत कालः कालो अन्यः कलनात्मकः स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। तो यह काल जो है यह दो होते हैं, एक लोक का सृष्टि का अंत करने वाला जिसको आप महाकाल कहते हैं, लोकानाम अंतकृत कालः कालो अन्यः कलनात्मकः, और दूसरा काल जो है वह समय है, गणना करने वाला है। तो हमें जो है इस लोक का अंत करने वाले अर्थात महाकाल से कोई तात्पर्य नहीं है, हम लोगों को गणनात्मक काल से तात्पर्य है, उसी से गणित करेंगे, इसलिए हम लोग उसी की चर्चा करते हैं आगे। लोकानाम अंतकृत काल को पुराण इत्यादि के लिए छोड़ देते हैं। तो यह जो हमारा सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान मूर्तश्चामूर्त उच्यते, अब कहते हैं कि जो यह गणनात्मक काल है, जो समय है, यह समय भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। इसी को हम लोग स्थूल और सूक्ष्म कहते हैं। जो अमूर्त काल है उसको हम लोग सूक्ष्म काल कहते हैं, और जो मूर्त काल है उसको हम लोग स्थूल काल कहते हैं। तो सूक्ष्म काल जो है उसका प्रयोग बहुत जो उच्च गणितीय स्थितियां होती हैं या जो आजकल साइंटिस्ट करते हैं, उस तरह की स्थितियों में जो वहां पे आपको सेकंड के भी हिस्सों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर किया जाता है, यह सूक्ष्म काल है। यहाँ हमारे वहां भी कहा कि प्राणादि तत्वमूर्त त्रुट्याद्यो अमूर्त संज्ञ कहा, जो त्रुट्यादि काल है वह अमूर्त हैं और सूक्ष्म काल हैं, और प्राण आदि जो काल हैं वह आपके मूर्त काल हैं। तो त्रुटि आदि जो होता है, त्रुटि की परिभाषा वो करते हुए करते हैं कि सुच्या भिन्ने पद्म पत्रे त्रुटि विधीयते, सूची से सुई से आप कमल के पत्तों को रख करके छेदिए, एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक जाने में जो समय काल, वह आपका एक त्रुटि काल हो गया। तो यह बहुत सूक्ष्म काल की जो परिभाषा है, इसका सामान्य उपयोग सामान्य जन में नहीं है, तो उसको वहां पर ही रोक देते हैं। और प्राण आदि तत्वमूर्त, जो प्राणादि काल हैं, जिसको आप पल विपल घटी इत्यादि के नाम से जानते हैं, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो आगे उसी का बताते हैं कि षड्भी प्राणी विनाडी सात तत्ष्टा नाडिका स्मृता। तो 60 षड्भी प्राणी विनाडी सात, 60 प्राण का एक विनाडी होगा, तत्सस्या नाडिका स्मृता, 60 विनाडी का एक नाडी होगा, और फिर घटी होगा। तो ऐसे यह काल की परिभाषा हमारे वहां आचार्य करते हैं। इसके बाद आपको जी, इसके अलावा जब ये आते हैं आप देश और स्थान में, तो वहां पर आपको मिल जाते हैं देश और स्थान। देश बहुत व्यापक अर्थ में है, जैसे भारत एक देश है। स्थान आता है किसी एक छोटी जगह के अर्थ में। तो इसका निर्णय करने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर आप उपयोग करते हैं। और अक्षांश क्या है, सामान्यतः तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे वहां कहते हैं अक्षस्य उन्नति ही अक्षांशः। अक्ष की उन्नति को अक्षांश कहते हैं। अक्ष क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव की उन्नति आपके स्थान से जितनी होगी, इसका जो कोणीय माप होगा
यह अगर ध्रुव है और यहाँ आप हैं, तो आपसे और ध्रुव के बीच में जो कोणीय माप होगा वही आपका अक्षांश होगा, उस स्थान का अक्षांश होगा। अक्षस्य उन्नति ही अक्षांश। अक्ष दो हैं आपके, एक उत्तर और एक दक्षिण। वस्तुतः इन दोनों अक्षों से, दोनों ध्रुवों से आप पृथ्वी को 90 अंश के चाप से काट दें तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा बन जाती है, जिसको हम लोग शून्य अक्षांश कहते हैं। और उसी शून्य अक्षांश से, भूमध्य रेखा से, हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ले लेते हैं। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो उत्तरी ध्रुव से अपना कार्य करते हैं, और यहाँ से हम लोग उत्तरी ध्रुव को देख करके अक्ष का निर्णय करते हैं, अक्षांश का निर्णय करते हैं। अब जैसे जैसे आप अक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अक्ष की उन्नति क्या है, बढ़ती जाएगी। अक्ष यानी ध्रुव जो है आपके ऊपर होता जाएगा, तो अक्षांश वहां पर नहीं घटता जाएगा, शून्य हो जाएगा वहां जाकर के। तो उसके बाद हम लोग यह जो अक्षांश होता है यह उत्तर दक्षिण होता है, उत्तर दक्षिण अंतर, याम्योत्तर। और देशांतर जो हमारा होता है वह कहता है देशयो अंतरम देशांतरम। दो देशों का, दो स्थानों का जो अंतर होता है यह देशांतर होता है, और यह जो होता है पूर्वापर होता है। पूरब और पश्चिम का अंतर जो होता है वह पूर्वापर अंतर देशांतर होता है। तो इसी अक्षांश और देशांतर के द्वारा आप किसी स्थान का निर्णय कर लेते हैं कि वह स्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, देश बड़ा हो गया, स्थान कोई एक विशेष भूखंड, विशेष क्षेत्र बस हो गया, यह आपका स्थान। इसके अलावा आप काल में तो अब हो गया, अब आपका आ गया वो प्रलय। तो प्रलय की सृष्टि का हो गया प्रलय। प्रलय जो होता है, जो भी उत्पन्न है पदार्थ, उसका किसी न किसी प्रकार से अंत होना है। यह सृष्टि भी सृष्टि का भी अंत होना निर्धारित है। तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत विचार किया गया। तो इसके 4 मुख्य प्रकार बताए गए हमारे यहाँ प्रलय के। तो भास्कर कहते हैं कि भाई प्रलय जो होता है वह दिनम दिनम यन म्रियते हि भूतैर दैनंदिनम तम प्रलयम वदंती। प्रतिदिन जो व्यक्ति या जीव विनष्ट होता है, जिसकी मृत्यु होती है, वह क्या होता है, उसके लिए वही प्रलय है। तो यह दैनंदिन प्रलय हो गया। दैनंदिन, प्रतिदिन प्रलय होना, यह दैनंदिन हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ अन्य जो प्रलय है, तो कहते हैं आचार्य की नैमित्तिक प्राकृतिक तथैव आत्यंतिको द्विज नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विधः। नैमित्तिक, प्राकृतिक, नैमित्तिक नहीं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक, यह 4 प्रलय के भेद हमारे वहां करते हैं। ठीक है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक। एक सेकंड, देखिए वहां आचार्य क्या कहते हैं, वृद्धिर्विधेरन्य भुवः समन्तात् स्याद्योजनम भू भव भूत पूर्वहि ब्राह्मे लयोजन मात्र वृद्धिर्नाशो भुवः प्राकृतिके खिलायः। दिने दिने यन् म्रियते हि भूतैर्दैनं दिनं तं प्रलयं वदन्ति। ब्रह्मं लयं ब्रह्म दिनांत काले भूतानि यद् ब्रह्म तनुं विशन्ति। ब्रह्माद्यये यत् प्रकृतिं प्रयान्ति। सर्वाण्यतः प्राकृतिकं कृतीन्द्रः। लीलान्यतः कर्म पुटान्तरत्वात् पृथक् क्रियन्ते प्रकृतिर्विकारैः।
ज्ञानाग्नि दग्धाखिल पुण्य पापा मनः समाधाय हरौ परेशे यद योगिनो यान्त्य निवृत्तिमस्माद् आत्यंतिकम ले चेति लयश्चतुर्धा। यह 4 प्रकार के लय प्रलय वहां आचार्य चर्चा करते हैं। तो इन 4 नित्य का तो मैंने कह दिया कि दिनम दिनम यन मृते ही भूते दैनंदिनम तम प्रलयम बदंती। प्रतिदिन जो प्राणी का, जिस जीव का मृत्यु हो जाए उसके लिए, चाहे जो भी पदार्थ नष्ट हो जाए उसके लिए प्रलय हो गया। इसके अलावा बाकी जो 3 आपके प्रलय होते हैं वह थोड़े विशाल मात्रा में होते हैं। तो आपका जो होता है दूसरा नैमित्तिक प्रलय। तो देखिए, नैमित्तिक प्रलय जो होता है वह ब्रह्म प्रलय के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्म प्रलय क्या है कि ब्रह्मा जो है उनको शतायु शतानंद ऐसा कहा गया है कि वह 100 वर्ष की आयु वाले हैं। उनका 100 वर्ष जो है वह 100 वर्ष हमारे मानव सौर वर्ष से नहीं है, वह उनका देव मान से है। तो जो कल्प होता है, एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। तो सुर सिद्धांतकार कहते हैं कल्पो ब्राह्मम अह प्रोक्तम सर्वरीतस्य तावती। कल्पो ब्राह्मम अह प्रोक्तम, एक कल्प यानी 1000 महायुग का जो समय, उतने समय का ब्रह्मा का एक दिन होता है, दिन। और सर्वरी तस्य तावती, उनकी रात्रि भी उतने ही मान की होती है। तो ब्रह्मा का जब दिन समाप्त होता है तो ऐसा मत है, पौराणिक मत है कि वह रात्रि में विश्राम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। तो रात्रि कब होती है? रात्रि हमारे वहां भास्कराचार्य कहते हैं कि तमी तमोहंतु अदर्शने सती। तम कब होगा, अंधकार रात्रि कब होगी? जब तमोहंता का यानी सूर्य का दर्शन नहीं होगा। तमी तमोहंतु अदर्शने सती। तो ब्रह्मा के लिए भी रात्रि कब होगी? जब सूर्य उनको दिखाई नहीं देगा। और ब्रह्मा को सूर्य दिखाई कब नहीं देगा? जैसे हमारे लिए तो ये होता है कि भाई हम पृथ्वी हमारी घूम रही है, हम दूसरे भाग में चले गए तो पीछे वाले भाग में सूर्य नहीं दिख रहा है, इस वाले भाग में उजाला हो गया तो दिन हो गया, इधर रात्रि होगी। फिर कुछ समय रात्रि व्यतीत होने, जो भी 8-10 घंटे 12 घंटे का हुआ, उसके बाद फिर सूर्य की तरफ हमारा मुंह हो जाएगा और हम सूर्य देखेंगे। लेकिन ब्रह्मा के लिए रात्रि कब होगी? तो ब्रह्मा के लिए रात्रि तब होगी, ब्रह्मा को हम विशेष रूप में बता दें कि एक स्थान है, वह स्थान जो है हमारे सौर परिवार से बाहर है। ब्रह्मलोक जो है वह वहां से सूर्य को देख रहा है। और कब तक देखेगा? जब तक सूर्य है, विद्यमान है। सूर्य जब तक है तब तक वह देखेगा। अर्थात उनकी रात्रि जब होगी तब सूर्य नष्ट हो जाएगा, यह स्पष्ट है। तो ब्रह्मा की जब रात्रि होगी तो सूर्य नष्ट हो जाएगा। और सूर्य जब नष्ट हो जाएगा तो यह हमारा सौर परिवार नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और यही जो है आपका ब्रह्म प्रलय हो जाएगा। ठीक है, तो यह नैमित्तिक प्रलय होगा। इसके बाद आप आएंगे तो आपका आ जाएगा प्राकृत प्रलय, तीसरा प्रलय। तीसरा, यहाँ पे थोड़ी सी शंका लोगों को हो जाती है कि भाई जब पृथ्वी नष्ट हो गई, यहाँ सब चीज समाप्त हो गया, तो फिर प्रलय और इसके बाद बचा क्या? तो कहते हैं नहीं, आप सिर्फ मात्र एक सौर परिवार के बारे में समझ रहे हैं कि यही ब्रह्मांड है, तो ऐसा नहीं है।
केवल हमारी आकाश गंगा में जो हमारा मिल्की वे है, इसमें ही कितने सौर परिवार हैं, अभी इसका उत्तर नहीं प्राप्त है। तो ऐसे पता नहीं कितने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं, कई आकाश गंगाएं हैं, हजारों सौर परिवार हैं, कहाँ कहाँ क्या है कौन जानता। तो यह जो ब्रह्मा का एक दिन पे ब्रह्म प्रलय होगा वह इस सौर परिवार का होगा, अन्य सौर परिवार का अभी नहीं। फिर आपका जो प्राकृत प्रलय होगा, इस प्राकृत प्रलय में क्या होगा कि सभी का समापन होगा, उस पूरे चीजों का समाप्ति हो जाएगा। यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह सब सिमट जाएगा, और यह सब सिमट करके पुनः अपनी पूर्व की अवस्था में, यानी वही हिरण्यगर्भ की स्थिति में चला जाएगा। सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। वह चाहे जो आजकल एक सिद्धांत आता है कि शिष्ट उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें आप प्रसरण और संकुचन का सिद्धांत, उस सिद्धांत का यहाँ द्योतन हो जाता है। प्रसरण और संकुचन का सिद्धांत कि यह सृष्टि फैल रही है और फिर संकुचित होगी, जिस प्रकार हमारे वायु तंत्र, फेफड़ा जो जिस प्रकार कार्य करता है। तो वह जो स्थिति आएगी, जो संकुचन हो जाएगा, वह आपका प्राकृत प्रलय हो जाएगा। और प्राकृत प्रलय के बाद यह सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद अभी एक प्रलय आपका बचा हुआ है, आत्यंतिक। फिर यहाँ ये होगा कि भाई जब ब्रह्मांड भी समाप्त हो गया, तब कौन सा प्रलय आपका बच गया। तो आत्यंतिक प्रलय जो है वह इन पदार्थों से भिन्न है। उस प्रलय को आप इन पदार्थों से रिलेट न करें, वह आपको पहले वाले प्रलय से बल्कि रिलेट कर सकते हैं, दैनंदिन प्रलय से। जो आत्यंतिक प्रलय होता है, यह आत्यंतिक प्रलय जो है वह जो तप और योग के द्वारा अपने आप को ब्रह्म में लीन कर देते हैं, वह प्रलय जो है वह उनका आत्यंतिक प्रलय है। वह प्रलय आत्यंतिक प्रलय है, वह यह ब्रह्मांडीय खगोलीय पदार्थों का प्रलय नहीं है। तो इस प्रकार यह आपका प्रलय का जो है विचार हमारे वहां प्राप्त होता है। अस्तु, 6 बज गए हम लोगों के। आज आधे घंटे 25 मिनट आप लोग प्रश्न की तरफ आ जाएं, फिर इसके बाद हम लोग समापित करेंगे। सर मुझे एक प्रश्न पूछना है। गुरुजी, कल की तरह वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप प्रश्न लेते जाएं, नाम नहीं, आवाज धीमी आ रही है हमको। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो ये नहीं, आवाज धीमी आ रही है, आवाज। हेलो हेलो हाँ, फिर बोले आप एक बार। सर, ये अक्षांश और देशांतर अभी आपने बताया है, इसमें सर इसका मुझे समझ में नहीं आया ठीक से। अक्षांश और देशांतर का क्या रोल क्या है? आवाज नहीं आ पा रही है हमको। हेलो, 1 मिनट। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं सर अमरीश बोल रहा हूँ। मैं आ रही है। सर पहले सर, मैं एक मिनट, जो तो- महिला बोल रही थी इनका प्रश्न ले लेते हैं। अमरीश जी आपके पास आते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ बोल। सर, मैं पूछ रही थी सर, ये अक्षांश और देशांतर थोड़ा सा मुझे समझ में कम आया, इसको एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। ओहो, इसको तो मैंने जानबूझ करके कम में 60 में बताया, क्योंकि यह तो मैक्सिमम लोग पढ़े रहते हैं अक्षांश देशांतर। अच्छा, देखो, हमारे वहाँ अक्षस्य उन्नति ही अक्षांशः, ऐसा कहा गया। अक्ष की उन्नति, ध्रुव की उन्नति आपके स्थान से, आप जहाँ पे हैं, जिस स्थान पे हैं, जैसे बनारस में है, वाराणसी में है, तो जी। यहाँ से ध्रुव तारा जितना ऊंचा होगा, हम्म, तो आपसे और ध्रुव तारा तक एक रेखा ले जाइए, तो आपका एक कोण बन जाएगा यहाँ पर। उस ठीक। कोण का जो माप होता है, वही उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। अच्छा, ठीक ठीक हाँ, ठीक है सर। सर मेरा प्रश्न था, हाँ,
सर ये मेरा प्रश्न है कि ये चैप्टर में ना सौर परिवार के बारे में कहा गया है, जैसे सभी ग्रहों का, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी, बाद में पृथ्वी, जैसे इनका अक्षांश देशांतर, इनकी दूरी सूर्य से बताई गई है। तो ये एक भौगोलिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, जो इसको किस तरह से, जैसे आपने भी इसको नहीं पढ़ाया है, तो ये इसको किस तरीके से हम लोग करें? जैसे ग्रह, सर सौर परिवार, ग्रह, बुध का, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, आज आपने इसको अभी आज नहीं पढ़ाया है, तो ये इसको किस तरीके से हम लोग लें? मतलब इसको क्या खाली एक बार देख लें इसको, और ये खाली इसका भौगोलिक स्थिति को समझ लें, या ज्योतिष में भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र आएगा बाद में? देखें, ज्योतिषीय पक्ष में मैंने क्यों छोड़ा इसको, यह स्पष्ट कर दूं कि जो ज्योतिषीय पक्ष में इन ग्रहों का वर्णन है, वहां पर हमको ग्रहों के द्रव्यमान, तापमान, उनके व्यासमान, इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? हम लोग उन ग्रहों के स्वरूप, उन ग्रहों का अन्य ग्रहों के साथ रिलेशन, इस चीज से संबंध ज्योतिष शास्त्र में रखते हैं। तो द्रव्यमान, तापमान इत्यादि की चर्चा, इस बाकी पिंडों की पूरे स्वरूप को समझाना, तो जब आप ग्रहों का और राशियों के स्वरूप को पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा, तो वह ज्योतिषीय पक्ष होगा। इसलिए मैंने उसको आपको यहाँ नहीं बताया। तो ये आइए सर, ये बाद में आएंगे, ये सारे ग्रह और ये सब आएंगे बाद की किताबों में? होंगे, इस साल होंगे, नहीं तो अगले वर्ष होंगे। ग्रहों का स्वरूप, राशियों का स्वरूप बिना पढ़ाए कैसे आगे बढ़ेंगे? तो अभी इसको हम खाली थोड़े से रूप में खाली खुद ही पढ़ के समझ लेते हैं बस खाली जी। अभी इसको हम हम लोग भी थोड़े से में इसको पढ़ के समझ लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता भी देता हूँ। आप माइक ऑफ करते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता भी दूँ। जो सौर परिवार है उसकी चर्चा हमारे वहाँ जो आती है, आवाज तो मेरी जा रही है ना, ये आवश्यक तो नहीं है? नहीं आ रही है सर, आवाज आ रही है। जब वहाँ पे चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि उनका क्रम बताते हैं, सौर परिवार का क्रम। तो वहाँ कहते हैं कि मंदामरिज्य भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दु जैन्दवः परिभ्रमन्त्यधोधः सा सिद्धा विद्यधरा घना। मंदामरिज्य भूपुत्र, सबसे दूर कक्षा किसकी हो गई? मंद, शनि की। मंद, उसके बाद मंदामरिज्य, अमरेज्य बृहस्पति। एक मिनट आप लोगों को मैं इसको दिखा भी देता हूँ। सर वो आगे के चैप्टर में है, सेकंड बुक में है ना? हाँ है। तो बस थोड़ी सी इसकी चर्चा मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, आगे आपको पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ्यक्रम के सिद्धांत स्कंद के अंदर तृतीय इकाई भूगोल का स्वरूप और सूर्यादि ग्रहों के भगन, यहाँ पर शायद आएगा वो। यह स्वरूप आपको वहां पे बताया गया है। मंदामरिज्य भूपुत्र सूर्य शुक्र इंदुज इंदव, भूमि को केंद्र में ले लिया गया है। और आधुनिक मत से जब आप देखेंगे तो बस चंद्रमा को ग्रह न मान करके इससे हटा दें और पृथ्वी को सूर्य की जगह पर रख दें, तो कोई अंतर और आधुनिक और प्राचीन ज्योतिष में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो यह कक्षा क्रम ग्रहों का वहां बताया गया है। अब इसके बाद ग्रहों के स्वरूप इत्यादि का वर्णन आपको आगे आएगा कि तो वह थोड़ा सा इससे अलग है। जो आधुनिक है मत, इससे वह अलग है। वहां पर उनका प्रकृति, उनके गुण, कौन किस गुण का है, उनका वर्ण मतलब जाति नहीं, रंग, कलर, और उनका तत्व, इस प्रकार की चीजें वहां आपको बताई जाएंगी, जिससे आप जब कुंडली देखते हैं तो उसी ग्रह के अनुसार
को रिलेट करते हैं कि भाई यह इस तरह का होगा, तो वह चीजें हमारी ज्योतिषीय पक्ष से वहां आपको बताई जाएगी। गुरुजी मैं सर ये कांकड़ी कांकड़ी विचार जो दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा उसकी बताएंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। ये कांकड़ी विचार गुरुजी जो आपने कहा ब्रह्मा और ब्रह्मलोक हमारे सौर परिवार से बाहर है, तो ये कौन से ग्रंथ में हमें मिलेगा? कौन, क्या ये कौन सा ग्रंथ कहता है? क्या एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराएं आर्यन जी। जो ब्रह्मा और ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मलोक आपने कहा कि हमारा जो सौर परिवार है, जो मिल्की वे है या सोलर गैलेक्सी मतलब हमारा सौर परिवार है, उससे बाहर है, तो ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है देखिए ताकि चतुर्दश, तो हम बता सकें? चतुर्दश लोक जो आपके होते हैं, 14 लोक, उन 14 भूर भुआ स्वर लोक इत्यादि 14 लोक जो होते हैं उसमें एक तो मिल जाएगा आपको पौराणिक जो विवरण है। यहाँ भास्कर कहते हैं यदति दूर गतो द्रविणः क्षिते सततम आप्रलयम रविमिक्षते। ठीक है, यह भास्कराचार्य लिखते हैं अपने सिद्धांत शिरोमणि में कि यदति दूर गतो द्रोहिणः, द्रोहिणः कहते हैं ब्रह्मा को, क्षिते, वह जो ब्रह्मा है वह अति दूर, अत्यंत दूर स्थित है, और क्षिते सततम आप्रलयम रविमिक्षते, प्रलय के अंत तक, जब तक प्रलय नहीं होता तब तक रविम इक्षते, रवि को, सूर्य को देखता है। तो यहाँ से वह बात मुझे निकलती है कि वह स्थान इससे बाहर है, और चूंकि तभी हो सकता है जब वह ऐसे कोई स्थान पे हो जहां से वह सूर्य को तब तक देखे जब तक सूर्य है, विद्यमान है। जी ठीक है, यह भास्कराचार्य अपने सिद्धांत शिरोमणि में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मलोक एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो ब्लैक होल के पास है, कि ब्लैक होल के पास टाइम जो है वो स्लो हो जाता है या धीमा हो जाता है? हाँ, अब इसको अब जैसे को रिलेट करना चाहे, चूंकि आधुनिक विज्ञान का क्या मत है, इसका क्या है, उसको तो बहुत कहना कठिन है। पौराणिक वर्णन इससे संबंधित हम लोगों में मिलते हैं, जी तो वह किस रूप में है, किस उसमें है, तो वो बहुत व्यापक विषय हो जाता है। जी जैसे इस ब्रह्मांड के बनने का, तो उसमें भी चर्चा आती है पौराणिक मत की कि वो कौन एक राक्षस है जिसको वह इंद्र वज्र से मारता है, और उसकी हड्डियां जो है पूरे इस आकाश में फैल जाती हैं, जो या नक्षत्र ताराएं इत्यादि बनती हैं। तो वह उसका वर्णन का जब करते हैं लोग, तो ऐसा आता है कि वह पिंड है, एक तेजोमय पिंड जो विस्फोट करता है, और ये सब चीजें उससे बनती हैं। तो इस तरह से उसके आख्यान है। गुरुजी अभी आपने प्रलय के भेद बताए थे, प्रलय के भेद, 4 भेद बताए। सर ये कांकड़ी विचार क्यों बताएंगे? कुछ पूछ रहे थे प्रलय के, अब जैसे आपने भेद बनाए 4, नित्य, नैमित्य, प्राकृत, आत्यांतिक, हाँ, उसी तरह आज के सिलेबस में 4 देश के अवधारणा एवं भेद, दिक् के अवधारणा भेद, काल के अवधारणा भेद। तो काल के क्या भेद हैं, दिक् के भेद, और देश के भेद भी इसी तरह 3 या 4 या 2 होते हैं, वो बता दें, जिस तरह प्रलय के आपने 4 बताए। अच्छा, दिक् के भेद तो आप जानते ही हैं, 4 होते हैं? नहीं जानते सर, इसीलिए पूछ रहे हैं। अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि। ओके, दिक् के भेद हो गए 4, दिक् के हो गए जी। ठीक है, इसमें अब विदिशाएं आ जाएंगी, 4 विदिशाएं। काल के भेद मैंने आपको बताया कि 2 मूर्त और अमूर्त, फिर मूर्त नहीं, पहले आपको बताया कि लोका नाम अंतकृत काल, कालो अन्य कलनात्मक, तो एक गणनात्मक काल और एक लोक का अंत करने वाला महाकाल या परमात्मा जो है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो काल अब हमको एक मिल गया, गणना वाला काल, जिसका उपयोग समय का करते हैं। फिर दूसरा हमने बताया कि यह जो गणनात्मक काल है, यह भी 2 प्रकार का है, मूर्तो अमूर्तश्च, मूर्त और अमूर्त, जिसको सूक्ष्म और स्थूल कहते हैं। फिर इसमें सूक्ष्म को मैंने बताया कि प्राणादि मूर्त त्रुट्याद्यो अमूर्त संज्ञा का, त्रुट्यादि अमूर्त काल है, उसको मैंने बता दिया आपको, वो छोड़ देते हैं फिर से। उसके बाद हम प्राणादि काल को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इस काल को जब आप लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा एक व्याख्यान केवल काल पे होगा, आगे होगा, आपका विषय जरूर होगा हमको लगता है, क्योंकि इसमें आपको अब काल के भेद, तो काल के 9 भेद आपको बताए जाएंगे।
ब्राह्मम दिव्यम तथा पैत्रम प्राजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चांद्रम आर्क्षमानानि वै नव। यह 9 काल के भेद हो जाएंगे। सौर, सावन, चांद्र, नक्षत्र, प्राजापत्य, आपका बृहस्पत्य। तो ये जब सभी काल के भेद आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर इसमें से 4 का आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं। उदयाद उदयम भानुर भूमि सावन वासरः। सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक का काल सावन काल कहलाएगा, जिसको आप प्रतिदिन 24 घंटा या एक अहोरात्र 60 घटी में लेते हैं। तो दिन का जो आप समय का जो घंटों का गणना करते हैं वह सावन हो जाता है। फिर आप जो तिथि लेते हैं, फिर मास लेते हैं, वह चांद्र ले लेते हैं, वर्ष सौर ले लेते हैं, और इन्हीं सभी के कारण आपको अधिमास और 6 मास आ जाएंगे। ठीक है, तो यह सब पूरा एक विस्तृत विवेचन वहां पे होगा। तो काल के भेद तो मैंने आपको बता दिए, मुख्य भेद देते हैं। आगे सर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा? देश के आंकड़े विचार के ऊपर थोड़ा बताएंगे। काकड़ी विचार, काकड़ी विचार जो आपका है यह वास्तु का विषय है। जब आप किसी स्थान, आनंद जी बंद करें, आनंद जी, हाँ, काकड़ी विचार जो आपका है यह वास्तु का विषय है। जब आप किसी स्थान में, किसी ग्राम या मोहल्ले में जमीन लेने जाते हैं, तो वहां पर आप अपने नाम और उस मोहल्ले या ग्राम के नाम के द्वारा पहले यह देखते हैं कि क्या यह गांव या मोहल्ला मेरे लिए उपयुक्त है। तो उसका जो विचार करते हैं दोनों के नाम से, वह काकड़ी विचार कहलाता है। गुरुजी शिवावली से क्या समझते हैं? प्रश्न। हाँ, जी बोलिए। शिवावली, प्रणाम गुरुजी। शिवावली से क्या समझते हैं? ये बहुत प्रश्न क्या होता है? शिवा कहते हैं सियार को, श्रृंगाल। अब इंग्लिश सर, ये काकड़ी विचार जो है ना, उसमें जातक का मतलब ज्यादा होना चाहिए या ग्राम का ज्यादा होना चाहिए? कौन सा जिसका ज्यादा होगा वह देने वाला होता है। तो भाई आपका ज्यादा हो गया तो आप देने वाले हो गए, तो आपको लाभ कहाँ हुआ? उस स्थान का ज्यादा होना चाहिए, वो आपको दे। ठीक है, लेकिन उसका एक विरोध भी है कि जो देने वाला है वो धनाढ़ है। हाँ, उसके बाद लाभ है इसलिए वो दे रहा है। हाँ, और जब लेने वाला वो गरीब है, हाँ, उसके बाद कमी है, इस वजह से वो हाथ फैला रहा है। नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। हम कहीं भी सुन लें नैतिक जी, हम इस गरीब, और यह तो तर्क का विषय हो गया, हम कहीं भी वास करने जाते हैं, रहने जाते हैं या व्यापार करने जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी कि हम गरीब हैं तब जा रहे हैं। हम तो वहां से लाभ पाना चाहते हैं, सुख शांति पाना चाहते हैं। व्यापार करना है तो ऐसी जगह दुकान खोलेंगे ना जहाँ पे हमको लाभ हो। हम कहीं भवन बनाएंगे, रहने के लिए घर अपना बनाएंगे, तो ऐसी जगह बनाएंगे कि जहाँ पे हमको शांति हो, सुख हो, और सुख और शांति का एक साधन धन भी है, तो हमें प्राप्त हो, हमसे खर्च ज्यादा ना हो। यह तात्पर्य वहां पे है, इसको दूसरे वे में लेने की जरूरत नहीं है। आपको लाभ हो, यह सर एक परले के ऊपर क्वेश्चन था सर जी। परले के ऊपर सर, परले पढ़ा है ना सर आज? ठीक है, हेलो सर, आ रही है सर आवाज? हाँ, परले सर, जैसे हमने यहाँ अपने जीवन काल में अभी टीवी और उसमें देखा है महादेव का तांडव होता है तो परले आती है, वो किस कैटेगरी में आप डालेंगे? ब्रह्मा जी का तो बताया आपने, वो तो हमने कभी सुना नहीं, मतलब देखा नहीं। तो शिव जी का किस में हम वर्गीकरण करेंगे, जो वो तीसरा नेत्र खुलता है फिर तांडव होता था? देखिए, उसको आप वही जो तीसरा प्रलय का भेद है उस कैटेगरी में देखें जहाँ पे अपना माइक पढ़ेंगे तो समय, वेला तो समय होता है, समय का अंतर जो करेंगे वही वेलांतर होगा।
तो वो आपको बताया। देखिए एक्चुअली क्या होता है, हम लोग घड़ी के समय को लेते हैं, किसी भी जन्म काल इत्यादि के लिए कोई हमको बताता है, तो घड़ी का समय भारतीय स्टैंडर्ड मिनट होता है। पूरे भारत में 2 बज रहा है तो सब जगह 2 बज रहा होगा, ठीक है। लेकिन जन्म इत्यादि प्रश्न कहीं एक स्थान विशेष पर होता है। जैसे कोई वाराणसी में जन्म हुआ, कोई दिल्ली में जन्म हुआ, तो समय जो होता है वह स्थानीय भी होता है। जैसे क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसी कारण यह होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य का उदय आप देखते हैं, और आप राजस्थान की तरफ चले जाएंगे तो सबसे अंत में सूर्य का उदय होगा। यह क्यों हो रहा है? पृथ्वी के गोल होने के कारण। सूर्य जैसे जैसे क्षितिज पे आता जाएगा, बाद के लोगों को दिखता जाएगा। तो सूर्य से चूंकि समय का ज्ञान होता है, घड़ी भी केवल सूर्य के गति के कोण को बताती है। तो स्थान जब आप समय निर्धारित कर रहे हैं, तो कहीं पे 2 पूरे देश में बज रहा है, तो उस समय वाराणसी में भी स्थानीय समय 2 नहीं बज रहा होगा, वह कुछ अलग होगा। तो इस स्थानीय समय को लाने के लिए जो प्रक्रियाएं करेंगे, उसमें वेलांतर, चरांतर, रेलवे अंतर, ये सारे आपको करने होंगे, और वो वहां बताया जाएगा। ठीक है सर नमस्कार। सर अगर ज्योतिष एक विज्ञान है और ये आधुनिक विज्ञान के साथ विरोधाभासी कब हो जाता है? किस स्थिति में आके इसका विरोध चालू हो जाता है आधुनिक विज्ञान से? ठीक है, देखिए पहली तो मैंने ये आपको लगता है पहले दिन की कक्षा में ही इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने चूंकि खुल के नहीं, मैंने इसको बस संकेत रूप में किया। पहला चीज मैंने आपको जब तीनों सिद्धांत ज्योतिष के 3 स्कंध बताए थे, सिद्धांत, थोड़ा सा माइक नैतिक जी आप कर लें। तो जब 3 स्कंध बताए थे, तो गणित पक्ष में कहीं कोई नूना नाचा इफ बट नहीं है। गणित पक्ष पे कहीं आपका आधुनिक विज्ञान भी कोई शंका नहीं करता है, वह भी भाई हाँ गणित का सिद्धांत ठीक है। थोड़े अंतर आते हैं भाई, वह ग्रहण लाएंगे और हम अगर किसी सिद्धांत से ग्रहण लाते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो यह हमारे वहां कह रहा है, सभी ग्रंथ कह रहे हैं कि शास्त्र माध्यम तदेवेदम यत् पूर्वम प्राह भास्कर, यत् पूर्वम प्राह भास्कर युगानाम भेदेन काल भेदोत्र केवलः। इतने समय का भेद हो जाने से, हजारों वर्ष पहले के ग्रंथ है, सिद्धांत है, तो समय का कुछ भेद हो जाता है, तो उसको आप शुद्ध कर लीजिए। तो गणित पे कोई आपका विज्ञान कहीं प्रश्न नहीं उठाता है। पहली चीज, प्रश्न उठते हैं आपके फलित वाले पार्ट पे, ठीक है। फलित वाले पार्ट पे प्रश्न उठने का कारण है कि हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। वह कहता है कि ऐसा हो रहा है तो दिखाओ, वह उसके लैब में अगर सिद्ध होता है तभी मानेगा। और हम लोग क्या है कि 3 प्रमाण मैंने आपको बताए थे, हम 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमश्च। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, 3 प्रमाण हम मानते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो ठीक ही है। तो ज्योतिष शास्त्र को कहा भी जाता है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। प्रत्यक्ष शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है जिसका साक्षी सूर्य और चंद्रमा है। उसका कहने का तात्पर्य है कि वह जो बताता है, आप देख लीजिए सूर्यास्त कब होगा, सूर्योदय कब होगा, ग्रहण कब होगा, ग्रह का मेलापक कब होगा। अस्तु, फलित पे थोड़ी सी लोग शंका करते हैं, तो वह कारण बस यह है कि वह केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं और हम अनुमान और आगम को भी मानते हैं। आगम प्रमाण क्या है? हमारा वेद या यथार्थ वक्ता, हमारे ऋषि मुनि आप वाक्य कहते हैं, वह जो कहते हैं उसको हम मानते हैं। और उनके ज्ञान का कारण जो है, वह कारण इनके समझ में नहीं आता, क्योंकि यह यंत्र के द्वारा देखते हैं और हम कहते हैं कि वह अपने तपोबल, अपने योग बल के द्वारा इस चीजों का ज्ञान किए। और सिंपल सी बात है, आप अभी इसमें देखिएगा, आप लोगों को लिखा भी होगा कहीं कि भास्कर जो है वह ब्रह्मांड का परिधि जो बताते हैं, आधुनिक भी लगभग उतना ही, समय जो बताते हैं लगभग उतना ही, सृष्टि का लगभग 2 अरब कुछ का बताते हैं भास्कराचार्य, 3 अरब का लगभग आपका साइंस मानता है। ग्रहों का ये बताइए कि उस काल में कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई अंतरिक्ष यान नहीं था,
और चंद्रमा का शनि इत्यादि की पूरी स्थिति, उनकी गति, सब कुछ ये माप रहे हैं, तो वह कोई तो उनके पास टेक्नोलॉजी रही होगी, या तो कोई यंत्र रहा होगा, या फिर जो हम कहते हैं कि उनका तपोबल और योग बल रहा होगा। तो साइंस बस यहाँ पे विरोधाभास करता है और कोई विरोधाभास नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आत्यंतिक प्रलय के बारे में थोड़ा बताइए। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ बोले। हाँ, मुझे पूछना था कि अभी ये जो ज्योतिष कोर्स है, इसमें सभी के लिए कोई पंचांग एक ही है या अपना अपना कोई इस्तेमाल कर सकते हैं? पंचांग? हाँ नहीं, आप अपने इच्छानुसार उपयोग करें बस। हाँ, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, हाँ पंचांग 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, ये आप लोग जान लीजिए। तो थोड़ा सा गणित करने में आपको भिन्नता आती है, उसको आपको सीख लीजिएगा, उस समय बताया जाएगा। जी जी। टाइम कैलकुलेशन आधुनिक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मिडनाइट कैलकुलेशन, एक सनराइजिंग कैलकुलेशन। जी तो जी जी। हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मिडनाइट से चलते हैं और एक सूर्योदय कालिक पंचांग। तो ज्यादातर पंचांग सूर्योदय कालिक होते हैं। कुछ पंचांग जो सूर्य सिद्धांत के मतानुसार बने होंगे, सौर सिद्धांत जिस पे लिखा होगा, वह मिडनाइट कैलकुलेशन से बने होंगे। तो उनके द्वारा जब आप ग्रह इत्यादि स्पष्टीकरण करेंगे तो वहाँ चालन इत्यादि का विषय आएगा, तो वह थोड़ा गणित समझना पड़ेगा। बाकी वो बता देंगे ना इसमें जी, वो इसमें बताया जाएगा ना कि हाँ, जब आपको अंतर जो है इत्यादि बताया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा। तो सर, जी जी जी। मैं यही कहूँगा कि आप वो सूर्योदय कालिक ही ज्यादातर लोग रखें, जैसे हितेश है इत्यादि है, तो उसमें सबको आसानी रहेगी। जी जी जी। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोले। सर मुझे ये पूछना था कि सर हमने ज्योतिष मेरे लिए बिल्कुल नया है और क्योंकि जानकारी लेनी है इसकी, बहुत अच्छे से पढ़ना भी है, पर अभी क्योंकि जो किताबें हैं सर वो संस्कृत और बहुत ही टिपिकल हिंदी है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उसको समझने में। तो सर कोई ऐसी किताब है जिसमें बहुत ही सिंपल उसमें एक्सप्लेनेशन हो, तो हम उसको पढ़ के फिर इसको और कर लें अच्छे से, या सर इसी को अच्छे से और ज्यादा इस पर करना होगा हमें? के लिए आपको गणित कुंडली निर्माण के पक्ष या कुंडली के फलादेश के पक्ष की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं इनकी बात का पूरा समर्थन करती हूँ। हम भी ये जो पूरी है कोर्स नंबर 1, 2, 3, 4 सभी किताबों के बारे में यही हम जानकारी चाहते हैं। हमें भी मुश्किल यही आ रही है। अभी मैं आप सबको बताऊं, अभी आप में से मैक्सिमम लोग इस विधा के लिए नए हैं, और चूंकि आप जो कोर्स कर रहे हैं अभी, यह एमए है, एमए इन ज्योतिष। तो यहाँ जो विषय रखे गए हैं वह उस लेवल पे रखे गए हैं, एमए के लेवल पे रखे गए हैं। मेरे विषय की बात को आप लोग समझें। और आप बिल्कुल नए हैं, जैसे एक एलकेजी के बच्चे को आप 10th की बुक पढ़ाता है, वो पोजीशन में मानता हूँ, ठीक। तो दिक्कत तो आएगी, ये तो आप मान के चलें 100%, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज आप अपना बढ़ाएं। मैंने आपको 2-3 पुस्तकें सजेस्ट की हैं। पहला आप बृहद व कहड़ा चक्र पढ़ें, उसके बाद लघु जातक को पढ़ें। आप फिर आगे इस चीजों को पढ़ते पढ़ते आपको एक आता है मीठालाल ओझा का सर एक बार बुक के नाम रिपीट कर दीजिए। भारतीय ज्योतिष विज्ञान। गुरुजी लेकिन आप कुछ भी रिकमेंड करेंगे, मैम का सवाल ही यही है कि हिंदी के अलावा, हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है उनको, हिंदी और संस्कृत के ही सारे मिलेंगे। सर बुक्स का नाम और एक बार रिपीट कीजिए हिंदी और सर। संस्कृत ही मिलेंगे ऐसा? सर हिंदी से दिक्कत नहीं है, लेकिन शुद्ध हिंदी से बहुत दिक्कत हो रही है थोड़ी। हम लोग उत्तर भारत में बहुत सरल हिंदी का उपयोग करते हैं। गुरुजी याद करने की कोई सरल विधि बताओ। यह कठिनाई तो आपको तय करनी पड़ेगी, क्योंकि शाब्दिक अर्थ जो है उनको 2 ही तरीके से समझ सकते हैं, या तो जो उसका आपको हिंदी इत्यादि में लिखा है, या कोई आपको बढ़िया से उसको क्लास में समझाए।
तो चूंकि अब पुरुष की शिक्षा है और पूरे का हम क्लास हम लोग कर पाए ये भी संभव नहीं है, ना आपके पास में है ना हम लोग कर पाएंगे। सर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा बता दीजिए प्लीज। सर और काउंसलर भी अब चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम लोग की भी व्यस्तता सर रहती एक बार है। बुक्स के नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक बार आप लिख लीजिए, सभी लोग क्वेश्चन भी बता दीजिए। सुन ले, बुक के नाम बता देता हूँ फिर कमलाराम जी आपके पास आता हूँ। लघु जातक, बृहद वकहड़ा चक्र या वकहड़ा चक्र, बहुत पतली पतली ये पुस्तकें हैं, बहुत पतली।